हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस अकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा बेसिस कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री है, जिसका आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज, जैसे कि आज हम लोग प्रॉब्लम सेट करने वाले हैं जो कि हमारा बेस्ड होता है इसके प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स देखे थे उसके ऊपर। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो मेक श्योर पहले आप वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, बिना देरी के हमारा प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्या बोले, देखिए यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसके ऑप्शंस गिवन है आंसर के, तो हमको इनमें से सही आंसर सिलेक्ट करना है। अब कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिड पॉइंट डज द सेगमेंट हैव। एक सेगमेंट को कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक सेगमेंट है तो उसको कितने मिड पॉइंट मिलते हैं, हमको सिर्फ एक ही मिड पॉइंट मिलता है, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, जो सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमारे ऐसे कितने पॉइंट मिलते हैं, सिर्फ एक ही मिल सकता है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली वन, मतलब ऑप्शन ए ओनली वन इज अवर आंसर। क्लियर है, कितना इजी था। उसके बाद देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। अगर मेरे पास दो लाइंस है तो उनके इंटरसेक्शन में हमको कितने पॉइंट मिलते हैं। मतलब अगर मेरे पास दो लाइन दिख रहे हैं तो वो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो हमको कितने पॉइंट मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिल सकता है, नहीं इससे ज्यादा मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, 1, यानी मेरा ऑप्शन सी 1 इज अवर आंसर। क्लियर है। अब उसी के साथ साथ देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोले, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है तो उसकी मदद से मैं कितने लाइन बना सकता हूँ। अब 3 पॉइंट या तो मेरे एक लाइन में हो सकते हैं या तो मेरे 3 पॉइंट अलग अलग जगह में हो सकते हैं, है ना। अगर मेरे 3 पॉइंट एक लाइन में है तो मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। मतलब अगर 3 पॉइंट्स मेरे कॉलिनियर है तो सिर्फ कितने लाइन ड्रॉ होते हैं, एक। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स मेरे नॉट कॉलिनियर है तो कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा और ये एक लाइन ड्रॉ होगा। इससे ज्यादा आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये 3 पॉइंट की मदद से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए या तो मेरा एक लाइन ड्रॉ हो सकता है, नहीं तो फिर मेरे 3 लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। समझ गए। तो फिर यहाँ पे हम बोलेंगे हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 और 3, मतलब ऑप्शन सी 1 और 3 इज अवर आंसर। क्लियर है, कितना इजी था क्वेश्चन। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर -2 and 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हमको ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने बोले, जहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है -2 और बी का कोऑर्डिनेट है 5। अब हम लोग कैसे करते इस क्वेश्चन को, ऑलरेडी देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। मतलब बड़े कोऑर्डिनेट से छोटे कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा बड़ा कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हमको एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाना, इसको हम रफली सॉल्व करेंगे, हमारा बस मेन आंसर लिखना रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। हमारा बड़ा कोऑर्डिनेट क्या है, तो बड़ा कोऑर्डिनेट दिख रहा है 5, उससे हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, -2, क्योंकि हम लोगों ने देखे थे कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ अगर ए बी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे क्या दिखता है, हमारा बड़ा कोऑर्डिनेट 5 है और उसमें से क्या है, छोटा कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो फिर इनको हम माइनस कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस, 5 + 2 कितना होता है हमारा 7, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 7, जो कि क्या है ऑप्शन सी। तो फिर हम लोग बोलेंगे हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी 7 इज अवर आंसर। क्लियर है। उसी के साथ साथ देखिए हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोले हम लोग को, इफ पी क्यू आर एंड पी क्यू आर इन सेम लाइन, मतलब पी क्यू आर एक लाइन में और क्यू जो है वो पी आर के क्या है, बीच में कहीं पर तो भी आता है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 2, डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल टू 10, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। मतलब क्या बोले, हमारे पास एक लाइन में 3 पॉइंट्स है, एक है मेरा P, एक है मेरा Q और एक है मेरा R। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना गिवन है 2, मतलब इसका डिस्टेंस है 2, और डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना गिवन है, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर गिवन है 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है
10। अब हमको बोले डिस्टेंस ऑफ क्यू आर हमारा फाइंड कीजिए। अब कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है। देखिए हमको पता है ये छोटे वाले डिस्टेंस को प्लस करने पर क्या बनता है, बड़ा वाला डिस्टेंस बनता है। सेम ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में किए थे, बिल्कुल उसी तरह से करना है। छोटे डिस्टेंस को प्लस करने से क्या बनता है, बड़ा डिस्टेंस बनता है। अब देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व ना करते हुए डायरेक्ट कर दूंगा। इसको क्या लिखूंगा, मेरा छोटा डिस्टेंस कितना है 2 प्लस क्यू आर का डिस्टेंस हमको नहीं पता, मैं x ले लेता हूँ। इजिकल्स टू मेरा बड़ा डिस्टेंस बनना है, मतलब क्या बनता है 10 बनता है। 2 इधर प्लस में उधर गया तो फिर माइनस में 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, मेरा वैल्यू 8 हो जाएगा। मतलब मेरा इसका डिस्टेंस कितना निकलता है 8 है, जो कि मेरा क्या ऑप्शन बी है। यानी मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 8, जो कि हमारा आंसर है। कितना इजी था क्वेश्चन। तो इस तरह से देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस बिना देरी किए हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या बोले देखिए यहाँ पे हम लोग को, ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू एंड आर आर 3 - 5 एंड 6। मतलब एक नंबर लाइन पे मेरे पास पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट क्या था, 3 - 5 और 6 था रिस्पेक्टिवली। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको रीजन के साथ ये बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये हमारे ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ पी मेरे पास कितना गिवन था 3 था, क्यू का कोऑर्डिनेट -5 और आर का कोऑर्डिनेट 6। तो पहले मैं वो लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमारे पास कितना है 3 है, ओके। उसी के साथ हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना है -5। तो हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना है हमारे पास -5। और उसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना है 6 है। तो हम लोग लिखेंगे क्लियर है। अब इसके बाद हमको तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब देखिए हमको यहाँ पे बताना क्या है, पी क्यू क्यू आर और पी आर। यहाँ पे भी पी क्यू क्यू आर और पी आर वही है, नाम घुमा के। यहाँ पे भी देखिए वही है, पी क्यू क्यू आर पी आर, पी क्यू क्यू आर पी आर। यही 3 डिस्टेंस निकालना है। तो ये 4 बार हम अलग अलग बार करने से अच्छा मैं एक बार सभी के सभी डिस्टेंस एक साथ निकाल लेता हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले सब तीनों के तीनों हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास पहला डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना रहेगा हमारा, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमको ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब 3 - -5 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - -5 कितना होता है 3 + 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 यूनिट। यानी मेरा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है 8 यूनिट। उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ क्या है मेरा अगला क्यू आर। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है -5 और आर का कोऑर्डिनेट कितना है 6। ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो हम लोग माइनस कर देंगे 6 माइनस ऑफ -5। माइनस माइनस में क्या होता है प्लस होता है। 6 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 11 यूनिट। तो यानी कि मेरा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना निकला 11 यूनिट। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे डिस्टेंस ऑफ अगला क्या है पी आर है। तो फिर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना रहेगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू, हमारा ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है पी और आर 6 है ग्रेटर कोऑर्डिनेट। तो हम लोग लिखेंगे 6 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है 3। 6 - 3 कितना होता है हमारा 3 यूनिट। अब देखिए हमने क्यों निकाले, क्योंकि हमको देखिए हर एक क्वेश्चन में ये निकालना ही पड़ता था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बोले कि हमको रीजन के साथ बताइए कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यानी मेरे को हर बार इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ रहा था चारों के चारों क्वेश्चन में। तो हर बार सॉल्व करने की जगह मैंने क्या किया, एक ही बार सॉल्व करके रख दिया और अभी मैं बारी बारी से करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आपको अगर पेपर में आए इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एक ही क्वेश्चन आने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे उस वक्त में हर एक क्वेश्चन में इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या है कि हर एक बार अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा मैं एक बार में सॉल्व करके रख देता हूँ, इसके बाद मैं चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो यानी कि ये डिस्टेंस ऑफ पी क्यू और क्यू आर का सम मेरा डिस्टेंस ऑफ पी आर के जितना होता है। तो चलिए चेक करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू देखेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर फाइंड करेंगे हम। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना निकला था 8 यूनिट, और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का वैल्यू हमारे पास कितना निकला था, क्यू आर का वैल्यू निकला था 11 यूनिट। 8 + 11 कितना होता है हमारा 19 यूनिट।
अब ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह से अब अगला क्या दिख रहा है, मेरा डिस्टेंस ऑफ पी आर गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना गिवन है मेरे पास, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर मेरे पास गिवन है, पी आर कितना है 3 यूनिट। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए ये दोनों के दोनों मेरे इक्वल होने चाहिए। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल दिख रहा है क्या, इक्वेशन 1 19 और इक्वेशन 2 3 यूनिट, इक्वल नहीं है, मतलब ये मेरा क्या रहेगा स्टेटमेंट, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स रहेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले फ्रॉम 1 and 2 हमारा क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है इक्वल नहीं है, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ मेरा क्या है पी आर। किससे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हुआ। क्लियर है, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा स्टेटमेंट जो है ये मेरा ट्रू है क्या, फॉल्स है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, उसी तरह से अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो चलिए चेक करते हैं, पहला क्या है मेरा डिस्टेंस ऑफ पी आर और प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना दिख रहा है हमको, डिस्टेंस ऑफ पी आर है 3 यूनिट। उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ आर क्यू कितना दिख रहा है, आर क्यू और क्यू आर एक ही बात है, कितना है 11 यूनिट, 3 + 11 कितना होता है 14। अब ये देखिए ये मेरा डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस आर क्यू निकला, इज इक्वल्स टू क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बोले, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हमारा कितना है, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हमारे पास गिवन है, पी क्यू कितना है 8 यूनिट। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरा क्या था इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये दोनों के दोनों इक्वेशन इक्वल आए क्या, नहीं आए, इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू ये मेरा नॉट इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, किससे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू से। अगर इक्वल नहीं है किससे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं हम ये बात। अब अगर वो इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो मेरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन था। अब चलिए उसी तरह से हमारा थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ आर पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस प्लस करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, इस बार थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पी आर आर पी एक ही बात है, प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ आर पी या पी आर एक ही बात है, क्या है हमारे पास 3 है। और उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितने गिवन है हमारे पास 8 है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए 3 + 8। उसी तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 + 8 कितना हो जाता है 11 यूनिट, जो कि मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। उसी तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन देखते हैं, वो तो सेकंड इक्वेशन मतलब डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। तो डिस्टेंस ऑफ आर क्यू मेरा कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर क्यू मेरा कितना निकलेगा 11 यूनिट। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों के दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल दिख रहा, इसका मतलब ये दोनों के दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। किससे होगा, फ्रॉम 1 and 2। तो फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ आर पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू होता है। ठीक है, किससे हुआ, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम ये बात बोल सकते हैं। अगर वो इक्वल हो गया तो फिर हम लोग बोलेंगे यानी कि मेरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज कितना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कितना इजी था। उसी तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। यहाँ पे देखिए हमको माइनस में देखे है, लेकिन प्रोसीजर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा किसमें गिवन है। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू लिख देंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर। अब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना गिवन है हमारे पास, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हमने निकाले थे 8 यूनिट, यहाँ पे लिख देते 8 माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना गिवन है, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 - 3। अब यहाँ पे 8 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 5 यूनिट।
ओके अब ये देखिए हमारा 5 यूनिट निकला। अगला मेरा क्या था, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का वैल्यू कितना है चेक करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का वैल्यू हमारा कितना रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू आर का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 11 यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 11 यूनिट। अब देखिए ये मेरा इक्वेशन 2 और वो मेरा क्या था इक्वेशन 1, दोनों का दोनों मेरे इक्वल है क्या, नहीं है। तो फिर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ये क्या है, इक्वल नहीं है। क्यों हुआ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हुआ। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग क्या बोल देंगे, देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है वो मेरा क्या है, फॉल्स है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ गया किस तरह से किए, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। हमारे पास यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स के पेयर गिवन है और उसके मदद से हम लोग क्या निकालना है, उन दोनों पेयर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए हम लोग जैसे अभी तक कर रहे थे डिस्टेंस निकालने के लिए, सेम उसी तरह से करना है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लेकिन इसके लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है 3 और 6। तो सबसे पहले हमारा एक कोऑर्डिनेट को मैं क्या सपोज करूंगा 3 और दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या सपोज करूंगा 6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है जाते कि हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। तो देखिए क्या है, हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कुछ तो भी एक नाम दे दीजिए ए बी, कितना ले लेते हैं, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 3। उसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, लेट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना ले लेते हैं अपन 6। तो मेरा दो कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया, पहले कोऑर्डिनेट का ए और दूसरे कोऑर्डिनेट का बी। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, इनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब 6 माइनस क्या हो जाएगा 3, ग्रेटर कोऑर्डिनेट 6 है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट 3, 6 माइनस 3 कितना होता है 3 यूनिट। इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना निकला 3 यूनिट निकला। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर the distance between given pair is 3 unit। समझ गया किस तरह से करना है, कितना इजीली निकल गया। तो चलिए गाइस हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेम इसी तरह से करना है। क्या बोले, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक -9 और एक -1। तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कुछ तो भी दे देते हैं ए एंड बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कितना हो जाएगा, ए बी कितना है मेरा -9। उसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट मेरा क्या ले लेंगे, बी कितना हो जाएगा -1। क्लियर है। अब इनके बीच के डिस्टेंस निकालना, मतलब क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर। अब यहाँ पे ग्रेटर क्या है -1 ग्रेटर है, तो फिर हम लोग लिखेंगे -1 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है -9। माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस प्लस में -9 -1 कितना हो गया 8। ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन देने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना निकला 8 यूनिट। क्लियर है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर इज 8 यूनिट। समझ गया किस तरह से करना है, कितने इजीली निकल गया। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयर क्या गिवन है हमारे पास -4 और 5। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे एक पॉइंट मेरा -4 और दूसरा पॉइंट मेरा 5। अब देखिए मैं ए बी ले रहा हूँ, अगर आपको भी ए बी लेना है ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। मैं अगर पी क्यू लेना चाहूँ तो भी ले सकता हूँ, एक्स वाई लेना चाहूँ तो भी ले सकता हूँ। आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो चलिए मैं अभी पी क्यू लेता हूँ। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी कितना ले लेता हूँ -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू बी कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है। अब यहाँ पे इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट पी और क्यू लिया, तो फिर मेरा क्या होगा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना रहेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब 5 माइनस -4। माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 4 कितना होता है 9 यूनिट। समझिए किस तरह से निकला। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर इज कितना हो जाएगा 9 यूनिट। देयरफॉर
समझिए किस तरह से निकाले। तो चलिए गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हमको पेयर क्या गिवन है 0 और -2। तो मेरा एक कोऑर्डिनेट है 0, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है मेरा -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे इस बार xy ले लेते हैं, एक्स बी कितना ले लेंगे अपन 0 एंड वाई बी कितना ले लेंगे अपन -2। क्लियर है। अब यहाँ पे इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, मतलब 0 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा -2, 0 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा +2, 0 + 2 कितना होता है 2 यूनिट। तो फिर मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर इज कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5th क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखिए अलग तरीके से दिख रहा है, एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है x+3 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिख रहा है x-3। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वेरिएबल दिख रहा है तो भी सेम उसी तरह से कर दीजिए, हमारा कंसेप्ट पे बने रहिए, अब तरीके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या कंसिडर करेंगे, चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए मैं x+3 लेता हूँ, बी क्या ले लूँगा x-3। तो फिर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी x+3 एंड b कितना हो जाएगा x-3। अब यहाँ पे बताइए मेरा ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि मेरे को जब डिस्टेंस निकालना रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करना रहता है। तो यहाँ पे मेरा ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, एक मेरा दिख रहा है प्लस में और एक मेरा दिख रहा है माइनस में, और मेरे पास वैल्यूज पूरे सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, ये x+3 जो है ये मेरा क्या रहेगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट, और x-3 जो ये मेरा क्या हो जाएगा स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब x+3 माइनस x-3। अब माइनस की वजह से क्या हो जाएगा पूरे साइन चेंज, मतलब x+3 माइनस x+3 -3 का क्या हो गया +3 हो गया। अब x माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल, +3 कितना हो गया 6 यूनिट। समझिए किस तरह से निकला। तो इस तरह से देखिए मेरा भले ही वेरिएबल था लेकिन मेरा यूनिट कितने इजीली निकल गया। इस तरह से हमारा डिस्टेंस फाइंड होता है। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर इज कितना हो जाएगा हमारा 6 यूनिट। समझिए किस तरह से निकाले, कितने इजीली निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, एक -25 और एक -47। यहाँ पे भी ले लेते हैं हम लोग। ए का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा -25, बी -25 और बी का कोऑर्डिनेट कितना ले लेते हैं -47। क्लियर है। अब यहाँ पे इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो फिर यहाँ पे सेम उसी तरह से लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितना रहेगा मेरा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है इनमें से -25 और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है -47। तो लिखेंगे -25 माइनस ऑफ -47। अब माइनस माइनस में क्या होता है प्लस होता है, तो फिर क्या हो जाएगा -25 प्लस कितना हो जाएगा 47। अब 47 में से 25 गया तो कितना रहता है, तो 47 में से 25 गया तो हमारा रहता है 22। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 22। ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन था तो फिर प्लस ही रहेगा, यानी कि मेरा डिस्टेंस कितना निकला 22 यूनिट। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर इज 22 यूनिट। क्लियर है किस तरह से निकला। सेम उसी तरह से भी अगला क्वेश्चन में निकालेंगे। क्या दिख रहा है यहाँ पे हमको दो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं 80 और -85। तो फिर हम लोग लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या ले लेंगे, ए ले लेते हैं, ए बी कितना 80 एंड बी भी कितना हो जाएगा, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बी -85। तो फिर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस निकालना रहेगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम यही तरीका। क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू कितना होने वाला है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है 80 और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है 85। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस में क्या होता है +80 + 85 कितना हो जाएगा हमारा 165। कितना होता है 165 यूनिट। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर इज कितना हो जाएगा हमारा 165 यूनिट।
क्लियर है किस तरह से निकला। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन ए नंबर लाइन इज -7। मतलब इस नंबर लाइन में कहीं पर तो भी एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है P है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम पॉइंट P। मतलब यहाँ पे हमको एक ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो मेरे पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे, 8 यूनिट डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे कहीं पर भी क्लियरली ये बताया कि वो कौन से डायरेक्शन में है, क्योंकि हमको 8 यूनिट डिस्टेंस इस तरफ भी निकल सकता है और इस तरफ भी निकल सकता है। इस तरफ मेरा ग्रेटर निकलेगा इससे और इस तरफ मेरा स्मॉलर निकलेगा इससे। तो यहाँ पे हमको कहीं पर भी एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि 8 यूनिट तो डिस्टेंस है लेकिन कौन से डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमको दोनों तरफ का इसका मतलब निकालना पड़ेगा। मतलब मेरा कहीं पर तो भी यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलने वाला है और कहीं पर तो भी यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि वो 8 यूनिट डिस्टेंस इस तरफ से भी हो सकता है और इस तरफ से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम कोई से भी एक नाम ले लेते हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं x, और यहाँ पे हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं r, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं y। क्लियर है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोले 8 यूनिट। मतलब ये p और q के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट है। और उसी तरह से इसकी यहाँ पे भी डिस्टेंस मेरा कितना रहेगा 8 यूनिट, क्योंकि हमको ये बताया कि डिस्टेंस 8 यूनिट पे है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया, इसी वजह से दोनों तरफ हो सकता है वो। तो ये हमने ले लिए कि दोनों तरफ से उसका डिस्टेंस कितना ले लिए 8 यूनिट ले लिए। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा लेट x बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, लेट x बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, ऑफ पॉइंट क्या है Q, ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट P, ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट P एट द डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे 8 यूनिट डिस्टेंस पे, एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हमारा एक पॉइंट Q है जो कि मेरा क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट x है, और वो मेरा क्या है पॉइंट P से राइट साइड में है, जो कि डिस्टेंस कितना है उनके बीच का 8 यूनिट। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि मेरे Q का कोऑर्डिनेट x हो गया और उनके बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना निकला, डिस्टेंस ऑफ PQ मेरे पास कितना गिवन है 8 यूनिट गिवन है। क्लियर है। अब देखिए मैं इस बार इस तरफ का निकाल रहा हूँ राइट साइड का, इसके बाद हमको सेम टू सेम लेफ्ट साइड का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस ये फिक्स नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ऑफ PQ कितना हो जाएगा 8 यूनिट। अब देखिए हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, PQ का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे मेरे इसका कोऑर्डिनेट हमको पता तो नहीं है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए हमको एक चीज पता है कि नंबर लाइन जो होता है वो मेरा कैसा रहता है, इस तरह से 0 1 2 3 और इस तरह -1 -2 -3। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो मेरा नंबर लाइन होता है जितना हम इस डायरेक्शन में जाते हैं उतना ही मेरा वैल्यूज क्या होता है ग्रेटर होते जाता है, और जितना हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं उतना मेरा वैल्यू क्या हो जाता है स्मॉलर होते हुए जाता है। पता है ना आप लोगों को कि जितना हम लोग नंबर लाइन के इस तरफ जाते हैं उतना वैल्यू मेरा बढ़ता है और जितना हम इस डायरेक्शन में जाते हैं उतना वैल्यू कम होता है। तो इसका मतलब ये जो मेरा x है मतलब पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा इस डायरेक्शन में मतलब राइट साइड में है। राइट साइड में मतलब ये ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट मेरा क्या रहेगा, इससे बड़ा रहने वाला है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिखेंगे मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है x माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है मेरा -7। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए। डिस्टेंस ऑफ PQ मेरे पास 8 यूनिट गिवन है तो यहाँ पे लिख लेते 8 इज इक्वल्स टू x माइनस माइनस में प्लस और 7। ठीक है, अब +7 इधर आ गया तो फिर -7, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 8 - 7 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब x का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया मेरे पास 1 यूनिट। क्लियर है। तो यहाँ पे सॉरी 1 यूनिट नहीं 1 ये कोऑर्डिनेट है उसका, तो मेरा x का वैल्यू कितना निकला 1। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज कितना हो जाएगा 1। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज कितना हो गया
1। क्लियर है। अब उसी तरह से जैसे हम लोगों ने राइट साइड का निकाला, सेम उसी तरह से लेफ्ट साइड का भी निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमारे पास क्या दिख रहा, लेफ्ट साइड में मैंने कोऑर्डिनेट क्या लिया, y ले लिया और उसका नाम क्या ले लिया, पॉइंट r लिया। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखूंगा लेट y बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्या है मेरा, किसका है, r का है। ऑन द कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट P, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट P। ठीक है। क्या बोले, एट द डिस्टेंस ऑफ, कितना है मेरा, 8 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो फिर हम लोग लिखेंगे एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट। ओके, तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 8 यूनिट डिस्टेंस पे है, लेफ्ट साइड में है, कोऑर्डिनेट y है, नाम r है। तो फिर इसमें भी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 यूनिट होने वाला है। तो फिर मैं यहाँ पे इनका डिस्टेंस कितना लिख दूंगा, डिस्टेंस ऑफ rp फिक्स्ड है हमारे पास, कितना है, 8 यूनिट। ठीक है। अब ये अगर 8 यूनिट है तो फिर हम लोग फॉर्मूले में डाल देंगे कि इनका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मेरा डिस्टेंस ऑफ आरपी इज इक्वल टू मेरा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ आरपी इज इक्वल टू क्या रहेगा, मेरा ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है इस बार, -7 है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है, y है। क्योंकि देखिए इस बार मेरा -7 इस डायरेक्शन में, हमको पता है नंबर लाइन में जितना ही इस तरफ जाते उतना ही मेरा नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है। मतलब -7 मेरा ग्रेटर रहेगा और y जो रहेगा वो मेरा स्मॉलर रहेगा। तो फिर हम लोगों ने लिख दिया -7 माइनस y। अब -7, अब यहाँ पे देखिए जैसा कि वैसा रख देते हैं। और ये डिस्टेंस ऑफ आरपी का वैल्यू कितना मेरे पास 8 है। अब -7 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 8 + 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -y। 8 + 7 कितना होता है 15 इज इक्वल टू -y। माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना निकलेगा -15। तो इस तरह से देखिए मेरा y का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया -15। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है मेरा Q सॉरी R इस कितना निकला हमारा -15। क्लियर है कैसे निकाले। अब इसके बाद देखिए हमारे दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए। क्या निकले, एक तो मेरा निकला 1 हो सकता है और दूसरा क्या निकला -15 हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर 1 and -15। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स नेट्स आर क्या हो जाएगा मेरा 1 and -15। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोले यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमको क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन भी बड़े सिंपल है। क्या बोले इफ ABC आर इन सेम लाइन, ABC एक लाइन में और जो B है वो मेरे AC के बीच कहीं पर तो भी आता है। एंड डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 70 डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 6.5 देन डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड कीजिए। अब देखिए बड़ा सिंपल है, हमको पता है कि डिस्टेंस ऑफ AB और डिस्टेंस ऑफ BC को प्लस करने पर क्या निकलता है, डिस्टेंस ऑफ AC निकलता है। क्योंकि एक नंबर लाइन अगर बनाया तो इसमें क्या है मेरा कहीं पर तो भी A है, वो तो एक कोने में A है, दूसरे कोने में C है और इसके बीच में कहीं पर तो भी मेरा क्या है B है। तो फिर मेरे को ये बताइए कि डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC मेरे क्या निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ AC निकलेगा ना। बस यही कंसेप्ट को यूज करना और यहाँ पे देखिए हमारा कितने इजीली इसको सॉल्व हो जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, मेरे पास गिवन है कि ये सेम लाइन पे, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। अगर मैंने ये दोनों डिस्टेंस को प्लस किया तो फिर मेरा क्या मिलता है, डिस्टेंस ऑफ AC मिलता है, डिस्टेंस ऑफ AC। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा ABC जो है वो मेरा एक लाइन में आता है। ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ AB हमको पता है क्या, नहीं पता, वो हमको निकालना है। तो इसको जैसे कि वैसा लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ AB। लेकिन डिस्टेंस ऑफ BC का मेजर हमको पता है कितना है 6.5 और डिस्टेंस ऑफ AC का मेजर हमको पता है कितना है 17। अब यह प्लस 6.5 उधर गया तो क्या हो जाएगा -6.5। तो फिर हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 -
6.5। अब 17 माइनस 6.5 कितना होता है, तो मेरा कितना होता है 10.5 होता है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 17 माइनस 6.5 10.5। समझ गया। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, यूनिट लिख देते हैं। ओके तो कितना इजीली निकल गया। सेम उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, इफ पी क्यू आर इज इन सेम लाइन और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 3.4, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 5.7 और डिस्टेंस ऑफ पी आर फाइंड कीजिए। सेम यही है, पी क्यू का डिस्टेंस प्लस क्यू आर का डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, मेरा पी आर का डिस्टेंस होता है। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, मेरा डिस्टेंस ऑफ पी आर होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है एक लाइन में है और क्यू जो है उनके बीच में है, मतलब पी क्यू आर इज इन सेम लाइन। तो फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हमारे पास कितना देखिए 3.4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना 3.4। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर हमारे पास कितना देखिए 5.7 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर हमको नहीं पता, उसको जैसा कि वैसा लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस करने पर कितना होता है 9.1 होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9.1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना निकला, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू 9.1 यूनिट। क्लियर है, कितने इजीली निकल गया। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। बिल्कुल जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था सेम टू सेम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 6, कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स और वैल्यूज क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोले, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन ए नंबर लाइन इज 1। मतलब एक नंबर लाइन पे कहीं पर तुम्हें एक पॉइंट है जिसका नाम कोऑर्डिनेट कितना है 1 है। ठीक है, और उसका नाम क्या है ए। What are the coordinates of point on the number line which are at a distance of 7 यूनिट। तो फिर ये पॉइंट ए से मेरा 7 यूनिट डिस्टेंस पे एक और पॉइंट रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा वो निकालने बोले। और 7 यूनिट डिस्टेंस तो बोले, लेकिन कौन से डायरेक्शन में ये बोले, क्या हमारा 7 यूनिट राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में हम लोग कोई तो पॉइंट ले लेंगे। इस तरफ में मैं पॉइंट बी ले लूंगा जिसका मैं कुछ तो भी एक्स ले लेता हूँ, और इस तरफ में मैं पॉइंट सी ले लूंगा जिसका मैं कुछ तो भी वाई कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोले 7 यूनिट डिस्टेंस बोले, मतलब डिस्टेंस क्या रहेगा, ये ए बी के बीच का 7 यूनिट रहने वाला है। और उसी तरह से डिस्टेंस जो ये सी ए है उसका भी क्या रहने वाला है 7 यूनिट रहने वाला है, क्योंकि मेरे को क्या बोले फिक्स डिस्टेंस पे 7 यूनिट, लेकिन कौन से डायरेक्शन ये नहीं पता। तो फिर हम बारी बारी से एक करके बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट एक्स बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी ऑन ए राइट साइड ऑफ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। तो फिर हम लोग लिख देंगे लेट ठीक है। तो इसके बाद अगर ये मेरा 7 यूनिट डिस्टेंस पे, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी मेरा कितना हो जाएगा 7। तो फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर मेरा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी मेरा कितना है 7 यूनिट, क्योंकि उनका डिस्टेंस ही 7 यूनिट बता के। अब अगर 7 यूनिट निकल गया तो हमको पता है इनका डिस्टेंस कैसे निकलते, ग्रेटर बाय ना स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट मेरा ऑब्वियसली क्या रहेगा एक्स रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमको पता है नंबर लाइन पर जितना इस डायरेक्शन में जाते हैं उतना ग्रेटर, और जितना इस डायरेक्शन में जाते हैं उतना स्मॉलर। मतलब एक्स जो है वो मेरा क्या है 1 से ग्रेटर है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्टेंस ऑफ ए बी मेरा कितना रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब x माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको पता है कितना है 7 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, माइनस 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू x। 7 + 1 कितना होता है 8, यानी x का वैल्यू मेरा कितना निकला 8। तो मेरा x का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 8। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, पॉइंट बी लिए थे ना, पॉइंट बी इस कितना निकला हमारा 8। क्लियर है। अब उसी तरह से हमारा सेकंड वाले के लिए भी निकालेंगे। सेकंड वाला क्या है मेरा लेफ्ट साइड में है, जैसे पिछले बार वाला राइट साइड में था, इस बार मेरा वाला मेरा कितने में लेफ्ट साइड में है। इसका नाम क्या है, पॉइंट का नाम है सी और कोऑर्डिनेट क्या है y। तो फिर हम लोग यहाँ पे सेम उसी तरह से लिखेंगे लेट y बी द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है हमारा पॉइंट C ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ क्या रहेगा पॉइंट A एट द डिस्टेंस ऑफ कितना 7 यूनिट। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर
क्लियर है। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया, देखिए 7 यूनिट लेफ्ट में, मतलब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सी ए का 7 रहेगा। तो फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ सी ए मेरा कितना रहने वाला है, 7 रहने वाला है। तो फिर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ मेरा सी ए कितना रहेगा, 7 रहेगा। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस ऑफ सी ए लिखे या ए सी लिखे, एक ही बात है। ओके, अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ ए सी मेरा कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो हमको पता है अगर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ क्या रहेगा मेरा, सी ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट मेरा क्या है इस बार 1 इस डायरेक्शन में, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट मेरा क्या रहेगा y, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा y। अब डिस्टेंस ऑफ सी हमने कितना पता है, 7 पता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 7 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, प्लस 1 इधर गया तो फिर -1, मतलब 7 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। 7 माइनस, सॉरी इधर 1 है, y जैसा दिख रहा, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा -6। तो यहाँ पे देखिए मेरा y का वैल्यू कितना निकला, -6 का मतलब मेरा c का कोऑर्डिनेट कितना है, -6। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, पॉइंट सी इज कितना है हमारा, -6। क्लियर है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर क्या है हमारा, 7 एंड -6, सॉरी 8 एंड -6। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर क्या है हमारा, 8 एंड -6। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। को हमारा स्टेटमेंट को कौन से फॉर्म में लिखना है, कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। अब कंडीशनल फॉर्म मतलब इफ देन वाला जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, मतलब हर एक स्क्वायर मेरा क्या होता है, रोम्बस होता है। तो इसको हम लोग इफ देन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट इज अ रोम्बस। अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है तो फिर वो क्या होता है, रोम्बस बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें देखिए रोम्बस की हर एक प्रॉपर्टी स्क्वायर में बैठता है, जिस वजह से हम लोग स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट इज अ रोम्बस। समझिए किस तरह से लिखे हम लोगों ने, कि अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है तो फिर वो मेरा क्या बन जाता है, रोम्बस भी होता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए उसी तरह का है, क्या बोले, एंगल इन ए लिनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब मेरे जो लिनियर पेयर के एंगल्स रहते हैं वो मेरे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इफ द एंगल आर इन ए लिनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अगर मेरा एंगल लिनियर पेयर होता है तो फिर वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। इफ द एंगल आर इन ए लिनियर पेयर then they are supplementary। समझिए किस तरह से आया, मतलब अगर मेरा कोई एंगल लीनियर पेयर में है तो फिर वो क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री रहेगा। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, अ ट्राइंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट। एक ट्राइंगल एक ऐसा फिगर है जो किससे 3 सेगमेंट से बनता है। अब इसको हम इफ देन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर मेरा कोई फिगर ट्राइंगल है तो फिर वो कितने सेगमेंट से बनेगा, 3 सेगमेंट से बनेगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ अ फिगर इज अ ट्राइंगल देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे if the figure is a triangle then it is formed by 3 segment।
क्लियर है किस तरह से लिखे हम लोगों ने। तो देखिए इस तरह से मेरा थर्ड क्वेश्चन भी होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोले। ए नंबर हैविंग ओनली 2 डिविजर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें कितने 2 डिविजर रहता है, एक वो खुद और क्या रहता है, एक 1 होता है। तो फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर कोई नंबर को 2 डिविजर होता है तो फिर वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इफ अ नंबर हैज ओनली 2 डिविजर, इफ अ नंबर हैज ओनली 2 डिविजर then it is a prime number, then it is a prime number। समझ गया किस तरह से लिखे हम लोगों ने, कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, राइट द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको हमारे स्टेटमेंट का क्या करना है, कन्वर्स करना है। अब कन्वर्स किस तरह से करते हैं, तो कन्वर्स हम लोग कैसे करते हैं, हमारा जो इफ वाला पोर्शन है उसको देन में लेके जाते हैं और देन वाला जो पोर्शन है उसको इफ में लेके आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन द फिगर इज 180 डिग्री देन द फिगर इज अ ट्राइंगल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फिगर का अगर उसके तीनों के तीनों एंगल के सम 180 होता है तो फिर वो फिगर मेरा क्या होता है, ट्राइंगल होता है। और उसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर मेरा कोई फिगर ट्राइंगल है तो उसके तीनों के तीनों एंगल का सम मेरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसको लिखेंगे किस तरह से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ अ फिगर इज ए ट्राइंगल देन द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल इन द फिगर इज 180 डिग्री। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इफ द फिगर इज अ ट्राइंगल then the sum of measure of all the angle is 180 degree। क्लियर है किस तरह से आया, देखिए बड़े इजीली सॉल्व हो गया ना। हमको बस क्या करना था, बड़े इफ वाले पोर्शन को देन में डालना था, देन वाले पोर्शन को इफ में डालना था। अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर मेरे 2 एंगल का सम मेरा वो 90 डिग्री होता है तो फिर हम लोग वो दोनों एंगल को एक दूसरे का क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इसका कन्वर्स क्या होने वाला है कि अगर मेरे 2 एंगल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है तो फिर उसका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, लिखेंगे इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर then the sum of their measure is 90 degree। क्लियर है किस तरह से आया। तो चलिएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल फाउंड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन आर कॉन्ग्रुएंट देन द 2 लाइंस आर पैरेलल। मतलब अगर मेरे पास 2 लाइंस है और वो दोनों लाइन पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ होने के बाद जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है वो मेरे क्या होता है, अगर कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर अगर मेरा कॉन्ग्रुएंट होता है तो फिर ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल रहेगा। अब इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर मेरे 2 पैरेलल लाइंस और उसमें ट्रांसवर्सल है तो फिर उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। मतलब मेरा इफ वाला पोर्शन देन में गया, देन वाला पोर्शन इफ में आया। तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल then the corresponding angles are congruent। समझिए किस तरह से लिखे, कितना इजी था। अब उसके बाद हम चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे जितने भी डिजिट्स है उनका सम 3 से डिवाइड होता है तो फिर वो जो पूरा का पूरा नंबर है वो भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने एक नंबर लिखा कुछ इस तरह से
453। अब ये नंबर देखिए इतना बड़ा नंबर है, मैं कैसे डायरेक्टली पता हुआ 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इन डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं। इन डिजिट्स को प्लस किए तो कितना होता है 4 + 5 9, 9 + 3 12। अब देखिए 12 मेरा 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर मेरा क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ये प्रॉपर्टी पढ़े तो वही प्रॉपर्टी बोले, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर मेरे कोई नंबर के डिजिट्स को सम करने पर वो मेरे 3 से डिवाइड होता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब फिर ये जो पूरा नंबर है वो मेरा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। उसका उल्टा अगर कोई नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है तो फिर उसके जो डिजिट्स है उसका सम भी मेरा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, then the sum of the digits of number is divisible by 3। समझिए किस तरह से आया, कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था, मैंने गलती से 7 लिख दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले हम लोगों को, राइट द एंटीसीडेंट गिवन पार्ट एंड द कंसिक्वेंट पार्ट टू बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब हमको एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट लिखना है। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, जो पार्ट मेरा इफ फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो पार्ट मेरा देन फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कंसिक्वेंट कहते हैं। और साथ ही साथ इफ वाला जो पार्ट है मतलब एंटीसीडेंट उसको हम लोग गिवन पार्ट भी बोल सकते हैं, और जो देन वाला पार्ट है मतलब हमारा कंसिक्वेंट उसको हम लोग पार्ट टू बी प्रूव भी बोल सकते हैं, मतलब जो हमको प्रूफ करना रहता है। अब यहाँ पे हमको क्या बोले स्टेटमेंट गिवन है और उसका हमको एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट लिखना है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोले, इफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर मेरे किसी ट्राइंगल के ऑल साइड्स मेरे कॉन्ग्रुएंट होता है तो फिर उसके ऑल एंगल्स भी क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब उसका इफ वाला पोर्शन मेरा क्या रहेगा एंटीसीडेंट रहेगा। तो हम लोग हमारे इफ वाले पोर्शन में क्या लिखेंगे, ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और उसका कंसिक्वेंट पोर्शन क्या रहेगा, देन के बाद वाला ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब देन ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वो मेरा कहाँ पे रहेगा कंसिक्वेंट में। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा एंटीसीडेंट क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और उसका कंसिक्वेंट पार्ट क्या रहने वाला है, ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कंसिक्वेंट पार्ट क्या है, ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। अब उसी के साथ देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो मेरे पैरेललोग्राम रहता है उसका डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरा इफ वाला पोर्शन क्या है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा हमको। क्या बोले कि अगर मेरा क्वाड्रिलेटरल अगर एक पैरेललोग्राम है तो फिर उसका डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा इफ वाला पोर्शन क्या है, अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेरा एंटीसीडेंट क्या है, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। और इसका कंसिक्वेंट पोर्शन क्या है हमारा, तो इसका कंसिक्वेंट पोर्शन है तो फिर क्या है उसका डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे इसका कंसिक्वेंट पोर्शन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बस इतना ही करना था हम लोगों को, समझिए किस तरह से किए। तो चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट। यहाँ पे देखिए हमारे पास को स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट की मदद से हम लोग को फिगर बनाना है और यहाँ पे हमको एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, मेरा जो गिवन पोर्शन रहता है वो मेरा एंटीसीडेंट मतलब इफ वाला पोर्शन, और मेरा कंसिक्वेंट
मतलब वो जो देने वाला पोर्शन, मतलब वो जो प्रूफ करना होता है, टू प्रूफ, वो मेरा क्या होता है, कंसिक्वेंट वाला पोर्शन। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर फिगर से शो करना है कि यहाँ पे मेरा गिवन पोर्शन क्या है और टू प्रूफ वाला पोर्शन क्या है। तो देखिए बड़ा इजी है यहाँ के क्वेश्चन भी, तो हमको बस क्वेश्चन समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमको समझ के हमारा गिवन पोर्शन, डायग्राम और साथ ही साथ हमको क्या प्रूफ करना है वो लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोले, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो ऑब्वियसली अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो मेरे को क्या बनने वाला है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, टाइम कम लगे इसी वजह से, और अगर डायरेक्ट हाथ से बनाओ तो अच्छा भी नहीं बनेगा इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो ट्राइंगल ऑलरेडी बना के रखा है। तो यहाँ पे बोले कि टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसको अगर मैंने इफ देन में कन्वर्ट किया तो फिर क्या होगा, अगर मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर दोनों ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर। यानी वहाँ पे गिवन पोर्शन क्या है मेरा, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, और वहाँ पे मेरे को प्रूफ वाला पोर्शन क्या है कि तुमको प्रूफ क्या करना रहेगा कि वो दोनों ट्राइंगल क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखिए पहले फिगर बना लिए, इसको नाम लिख देंगे, क्योंकि हमको गिवन और टू प्रूफ लिखना है तो आपको पूरा नेम वगैरह के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिगर वगैरह बनाने बोले हम लोगों को। तो देखिए हम लोग पहले लिख देंगे, इसको पहले नाम दे देंगे ए बी एंड सी, और इसको नाम दे देंगे पी क्यू एंड आर। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे दो फिगर बन गए। अब इन दोनों फिगर में हमको क्या दिख रहा है कि गिवन पोर्शन था कि दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेरे पास गिवन क्या है, बोथ द ट्राइंगल्स है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फिर हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, गिवन। अब उसके बाद हमारे पास टू प्रूफ क्या रहेगा, हमको प्रूफ क्या करना रहेगा, तो फिर वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, मतलब मेरा टू प्रूफ वाला पोर्शन क्या रहेगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या रहेगा, पी क्यू एंड आर। सॉरी इधर क्यू है, मैंने गलती से आर लिख दिया। तो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना रहेगा, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर रहेगा किसके साथ, ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। क्लियर है? तो इस टाइप का हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमको देखिए क्या बोले, सबसे पहले लेवल्ड फिगर बनाना है, मतलब अच्छे से फिगर बना के उसको नेमिंग वगैरह कर देना है, और उसके बाद हमको एंटीसीडेंट पोर्शन मतलब गिवन पोर्शन लिखना है, और कंसिक्वेंट पोर्शन मतलब टू प्रूफ वाला पोर्शन लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिए, गिवन क्या था हमारे पास, दो ट्राइंगल मेरे इक्विलेटरल थे, और उसके ऊपर से प्रूफ क्या करना था, वो ट्राइंगल मेरे क्या है, सिमिलर। तो हम लोग ने लिखे टू प्रूफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है? उसी तरह से देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, if angle in a linear pair are congruent then each of it is right angle। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा लीनियर पेयर पता है कि अगर एक लाइन में हमारे पास जो दो एंगल्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। अगर मेरे किसी एंगल के लीनियर पेयर मेरे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो फिर वो जो दोनों एंगल्स रहते हैं वो मेरे क्या रहते हैं, राइट एंगल रहते हैं। तो इसका मतलब गिवन पोर्शन क्या है, सबसे पहले ये गिवन है कि यहाँ पे दो एंगल्स मेरे क्या है, लीनियर पेयर में है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, मतलब सबसे पहले गिवन है कि दो एंगल्स मेरे लीनियर पेयर में। उसके बाद क्या गिवन है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, और दोनों के दोनों एंगल मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये भी मेरे पास गिवन है। और उसके ऊपर सबको प्रूफ क्या करना है, देन ईच ऑफ देम इज राइट एंगल। तो फिर उसके दोनों के दोनों एंगल राइट एंगल है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना। तो इसमें हम पहले नेमिंग कर देते हैं, सबसे पहले इसको नाम दे देते ए बी एंड ये सी और ये हमारा डी। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है कि ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। तो फिर हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी, दो एंगल से हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी बी एंड एंगल, ये मेरा फर्स्ट है गिवन, एंड एंगल ए डी सी, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे, लीनियर पेयर, आर इन लीनियर पेयर, ये मेरे पास क्या है, गिवन। और साथ ही साथ एक और चीज़ गिवन है, ये दोनों को दोनों एंगल क्या गिवन है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो हमारा दूसरा क्या रहेगा, एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, ये हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है यहाँ पे कि अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों लीनियर पेयर है तो फिर ये दोनों को दोनों एंगल क्या रहते हैं, राइट एंगल रहते हैं। तो इसका मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल मतलब एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरा,
90 डिग्री। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों एंगल क्या रहते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन इन द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड दोस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल गिवन है और वो ट्राइंगल में मेरे पास दो अल्टीट्यूड ड्रॉ हुए, ठीक है, और अगर ये दोनों के दोनों अल्टीट्यूड मेरे कॉन्ग्रुएंट है तो फिर मेरे साइड्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे देखिए हमको ये वगैरह नहीं देखना कि आता है या नहीं, किस तरह से आया, उससे वो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमको ये पूछे है कि यहाँ पे मेरा एंटीसीडेंट वाला क्वेश्चन क्या है, कंसिक्वेंट वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के ऊपर से फिगर बनाइए और उसको लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बोले एक ट्राइंगल था जिसमें क्या थे, दो अल्टीट्यूड थे। तो मैंने बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया जिसमें मेरे पास दो अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए। तो इसको नेमिंग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये मेरा ABC मेरा ट्राइंगल हो गया और इसको मैंने नाम दे दिया P एंड Q। क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पास गिवन पोर्शन क्या दिख रहा है, तो गिवन दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो PC है वो मेरा क्या रहेगा, AB का परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो BQ है ये मेरा क्या रहेगा, AC का परपेंडिकुलर रहेगा। और एक और चीज़ गिवन है कि ये दोनों के दोनों अल्टीट्यूड मेरे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सबसे पहले अल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ ये बताया, तो हम लोग बोलेंगे पहले अल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। उसके बाद क्या बोले कि ये दोनों के दोनों अल्टीट्यूड आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों का दोनों अल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट है। ये भी हमारे पास गिवन है और इसके ऊपर से प्रूफ क्या करना है, देन दोस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब फिर ये AB और AC मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गिवन पोर्शन क्या है, ये जो PC या फिर CP है वो मेरे AB से परपेंडिकुलर है। तो फिर हम लोग लिखेंगे सेगमेंट CP इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, साइड AB, जहाँ पे क्या है, ये जो P है वो मेरे AB के बीच में आता है, मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, APB जो है ये मेरा एक लाइन में रहने वाला है। ये मेरा क्या हो गया, पहला गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, ये BQ जो है वो मेरे AC से परपेंडिकुलर है। तो फिर हम लोग लिखेंगे सेगमेंट BQ, मतलब दूसरा सेगमेंट BQ जो है वो मेरा क्या है, AC से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू साइड क्या है मेरा, AC, जहाँ पे ये जो Q है वो मेरे AC के बीच में कहीं पर तो आता है, मतलब AQC आर इन सेम लाइन, मतलब AQC इस तरह से आने वाला है। और तीसरा क्या गिवन है, ये जो दोनों के दोनों अल्टीट्यूड थे ये मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम लोग कहेंगे तीसरा क्या है हमारे पास, ये जो मेरा CP इज इक्वल टू क्या रहेगा, BQ। तो हम लोग लिखेंगे सेगमेंट CP इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेगमेंट BQ। क्लियर है। ये सब हमारे पास क्या है, गिवन है। अब इसके बाद हम लोगों को प्रूफ क्या करने बोले, ये जो साइड AB और जो साइड AC है ये भी क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ क्या रहेगा, साइड AB इज इक्वल टू क्या रहेगा, साइड AC रहने वाला है। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कोई भी स्टेटमेंट पढ़ के हमारा गिवन और टू प्रूफ मतलब एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट पोर्शन बड़े इजीली बना सकते हैं और साथ ही साथ डायग्राम भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट होता है और साथ ही साथ इस तरह से हमारा पूरा का पूरा लेसन भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।